बच्चों, आज हम पहला चैप्टर नमक का दारोगा जो है उसका क्वेश्चन आंसर का रिवीजन करेंगे। समरी मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ और क्वेश्चन आंसर भी करा चुकी हूँ, लेकिन क्योंकि अब एग्ज़ाम है तो रिवीजन का टर्न है, इसलिए मैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर का रिवीजन कराऊंगी। ये तो आपको पता ही है कि वैसे तो इस चैप्टर में कई कैरेक्टर हैं, अलोपीदीन है, वंशीधर है, वकील है और वो है मुंशी जी हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। लेकिन जो मेन कैरेक्टर हैं वो इसमें एक तो वंशीधर है और एक अलोपीदीन। जो अलोपीदीन है वो अपने आप को मतलब उसने ये दिखा रखा था कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन है वो, और अंग्रेज़ों के साथ भी उसका उठना बैठना था, लेकिन था वो बहुत भ्रष्ट व्यक्ति। और जो मुंशीधर है उसके पिताजी तो भ्रष्ट थे, तो वो उसको भी यही कहते हैं कि भाई तुम भी जो नौकरी करोगे तो उसमें ऐसी नौकरी करना जिसमें ऊपर का पैसा हो, यानी रिश्वत हो। तो इस तरह से उनको जो है अब क्योंकि नमक पे बैन लग गया था तो कुछ लोग जो है नमक का बिजनेस चोरी से करते थे। तो उस समय नमक का नया विभाग बना था और दरोगा की पोस्ट खाली थी, तो जो वंशीधर थे उन्हें दरोगा की पोस्ट पे रख लिया गया था। अब क्योंकि ये बहुत ईमानदार व्यक्ति थे तो इसमें जो है इनकी ईमानदारी के ऊपर ही अलोपीदीन जो हैं, क्योंकि वो अलोपीदीन तो भ्रष्ट होता है तो इन्होंने अलोपीदीन को गिरफ्तार करवा दिया, क्योंकि वो वैसे काम करता था, गलत काम करता था, मतलब जो है नियम के अनुसार नहीं करता था और कानून के विरुद्ध काम करता था। तो इसलिए इन्होंने जो है वंशीधर ने उसको गिरफ्तार करवा दिया था। तो बाद में जो है इनकी ईमानदारी के कारण, वंशीधर की ईमानदारी के कारण ही जो ये होता है अलोपीदीन, वो उनको अपनी जितनी भी जायदाद होती है उसका आजीवन मैनेजर बना देता है, क्योंकि वंशीधर बहुत ईमानदार। तो ये क्वेश्चन जो है अब इसी पे आधारित है कि कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों करता है। तो हमें इस कहानी का पात्र सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित करता है? वंशीधर। क्यों? क्योंकि वह ईमानदार है, शिक्षित है, कर्तव्यनिष्ठ है और धर्म निश्चयी है, यानी धर्म का पालन करने वाला है। उसके पिताजी उसे बेईमानी का पाठ पढ़ाते हैं। उसकी घर की दयनीय दशा, यानी उसकी जो घर की हालत है वो बहुत ख़राब है, तो वो उसे अपने घर की दशा का हवाला देते हैं, मतलब बताते हैं कि घर की हालत कितनी ख़राब है। लेकिन वह इन सब के विपरीत ईमानदारी का व्यवहार करता है, यानी उसे अपने पिताजी की बातों पर वो ध्यान नहीं देता और ईमानदारी से काम करता है। स्वाभिमानी व्यक्ति है और अदालत में उसके खिलाफ गलत फैसला लिया जाता है, क्योंकि वो तो जो ये होता है अलोपीदीन, तो ये तो पैसे के ऊपर सबको खरीद लेता है अदालत में, तो उसके खिलाफ फैसला सुना दिया जाता है वंशीधर के और उसकी नौकरी चली जाती है। तो इस तरह से ये जो है अदालत में उसके खिलाफ गलत फैसला लिया जाता है, लेकिन फिर भी उसने अपने स्वाभिमान को नहीं खोया, फिर भी उसने अपने स्वाभिमान को नहीं छोड़ा। उसकी नौकरी छीन ली जाती है। कहानी के अंत में उसे अपनी ईमानदारी का फल मिला। क्या फल मिला? कि जिस अलोपीदीन ने उसकी नौकरी छीन ली थी उसने ही उसे अपनी सारी जायदाद का आजीवन मैनेजर बना दिया। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी लैंग्वेज में बताया है मैंने। दूसरा क्वेश्चन है, नमक का दारोगा कहानी में पंडित अलोपीदीन के व्यक्तित्व के कौन से दो पहलू उभर कर आते हैं? किसके? अलोपीदीन के। तो उसके व्यक्तित्व के दो पहलू उभर कर सामने आते हैं। पहला, लक्ष्मी का उपासक। पंडित अलोपीदीन लक्ष्मी यानी धन दौलत के उपासक हैं। वे लक्ष्मी को दैवीय मानते हैं। उन्होंने अदालत में सबको खरीद रखा है और वे एक कुशल व्यक्ति भी हैं, क्योंकि पैसे के बूते पे उसने अदालत में सबको खरीद रखा था, इसलिए सब उन्हीं के अनुसार बोलते थे। इसी कारण वे नमक का अवैध धंधा भी करते हैं। वंशीधर द्वारा पकड़े जाने पर वे धन देकर अपने आप को छुड़वा लेते हैं और वंशीधर को नौकरी से हटवा देते हैं। दूसरा उनका पॉइंट है, दूसरा व्यक्तित्व का पहलू है ईमानदारी की फाइल। कहानी के अंत में इनका उज्जवल रूप सामने आता है। वे वंशीधर की ईमानदारी के कायल हो जाते हैं और ऐसा व्यक्ति उन्हें सरलता से नहीं मिल सकता था, क्योंकि वंशीधर तो बहुत ईमानदार व्यक्ति था, तो उन्हें लगा कि इस तरह का व्यक्ति आज के टाइम में मिलना मुश्किल है, इसलिए वो उसकी ईमानदारी पर कायल हो जाते हैं और स्वयं उनके घर जाते हैं और उन्हें अपने जीवन का, अपनी जायदाद का आजीवन मैनेजर बना देते हैं। वेतन स्वयं सुविधा देकर उनका सम्मान बढ़ाते हैं। तो कौन कौन से दो पहलू आए? एक तो लक्ष्मी के उपासक और दूसरा ईमानदारी के कायल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी के लगभग सभी पात्र समाज की किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। अब देखो, इसमें तीन पात्र दे रखे हैं। पहला है वृद्ध मुंशी,
वृद्ध माने बूढ़ा, बूढ़ा मुंशी। यह वंशीधर का पिता है जो प्रतिदिन भ्रष्टाचार करता है। इसे धन में ही सब कुछ दिखाई देता है। यह अपने बच्चों को ऊपर की कमाई तथा आदमी के शोषण की सलाह देता है। आपको मैंने समरी में भी बताया था कि और अभी भी बताया था कि वंशीधर के पिता जो हैं वो उन्हें किसका भ्रष्टाचार का पाठ पढ़ाते हैं। वो कहते हैं कि ऐसी जॉब करना, ऐसी नौकरी करना जिसमें ऊपर की आमदनी यानी रिश्वत का पैसा ज़्यादा हो। तो इस तरह से उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। बेटा घर की दुर्दशा देख रहे थे, ऋण के बोझ से दबे हुए थे। लड़कियां हैं घास फूस की तरह बढ़ती जाती हैं, यानी वो अपने लड़के वंशीधर को ये सब बातें बताते हैं कि उनका बेटा जो है वो अपने बेटे से कहते हैं कि तुम घर की दुर्दशा देख रहे हो, घर जो है ऋण के बोझ से दबा हुआ है, लड़कियां हैं जो घास फूस की तरह बढ़ती जाती हैं। यह तो पीर की मजार है, निगाह चढ़ावे पर होती है। कुछ काम करना जहाँ ऊपर की भी कुछ आमदनी हो। मासिक वेतन तो पूर्णिमा का चांद है जो एक दिन पूरा दिखाई देता है और घटते घटते समाप्त हो जाता है। यानी जिस तरह से पूर्णिमा वाले दिन पूरा चांद दिखाई देता है और धीरे धीरे करके वो एक दिन लुप्त हो जाता है, उसी तरह से जो वेतन है, अगर तुम सिर्फ वेतन के आधार पर काम करोगे तो वेतन का भी वही हाल होगा जैसे पूर्णिमा के चांद का होता है। वो भी एक दिन धीरे धीरे कम होता जाएगा और ख़त्म हो जाता है। ऊपरी आया तो बहता हुआ स्रोत है जिससे प्यास बुझती है। यानी वो रिश्वत को जोड़ देते हैं कि रिश्वत जो है वो तो एक बहते हुए स्रोत के समान है जिससे प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी कारण इसमें बरकत नहीं होती और ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है और इसी से बरकत होती है। यानी क्या बात बताते हैं उन्होंने पुत्र को, अपने बेटे को, वंशीधर को, कि जो ऊपर की आमदनी है, जो रिश्वत है, वो तो एक पानी का बहता हुआ स्रोत है जो प्यास को बुझाता है और वो सब भगवान की देन होता है। और जो वेतन होता है वो एक पूर्णिमा के चांद की तरह होता है जो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और उससे जो है उसमें बरकत नहीं होती। उसके बाद जो उचित लगे उसे करो। ये शिक्षा देते हैं वो अपने बेटे को कि मैंने तुम्हें हर तरह से समझा दिया, अब तुम्हें जैसा अच्छा लगे वैसा करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है। वे बेटे द्वारा रिश्वत ना लेने के कारण उसकी पढ़ाई को व्यर्थ मानते हैं। यानी कहते हैं कि अगर तुम इतना पढ़ने के बाद भी रिश्वत नहीं ले रहे हो तो तुम्हारी पढ़ाई बेकार है। दूसरा कैरेक्टर है इसमें वकील। वकील समाज के उस पेशे को प्रतिबिंबित करते हैं जो सिर्फ अपने लाभ की चिंता करते हैं। यानी जो वकील होता है, वकील का क्या काम होता है कि वो सिर्फ अपनी आमदनी पर, अपने लाभ पर ही ध्यान देता है। उन्हें न्याय और अन्याय से कोई मतलब नहीं होता। वे अपराधी के जीतने पर भी खुश हो जाते हैं और हारने पर भी। वकीलों ने यह फैसला सुना और उलझ पड़े। उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। वकीलों ने नमक के दरोगा को चेतावनी दिलवा दी। यद्यपि जो नमक के दरोगा हैं मुंशी, वो भ्रष्टाचार का पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि वो पढ़ा लिखा होने के बाद भी वो ऐसी बात करते हैं। उनकी विचारहीनता के कारण एक भले मनुष्य को सबको झेलना पड़ता है। नमक के मुकदमे की नमक हलालों ने उसके विवेक और बुद्धि को उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया और भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। ये जो है वकील के बारे में बताया गया है कि जो वकील होता है वो जो है सिर्फ अपने लाभ पर ध्यान देता है, उसके किसी भी के जीतने हारने से कोई मतलब नहीं होता। भले ही अपराधी हो, लेकिन अगर वो जीतता है तो वो उससे भी खुश हो जाते हैं क्योंकि जो है वो उसके एक आमदनी का जरिया होता है। इसी तरह से नमक के दरोगा में जो मुंशी जी होते हैं वो अपने पुत्र को जो है, अपने बेटे को, वंशीधर को रिश्वत देने की बात बताते हैं और जो उनका बेटा हालांकि उस बात को मानता नहीं है। और जो दूसरा कैरेक्टर इसमें है, जो ये है आलोपीदीन, वो गलत काम करता है, अवैध धंधा करता है, लेकिन फिर भी लोग जो है उसके कहने में आ जाते हैं क्योंकि उसके पास पैसा होता है और वो लोगों को ख़रीद लेता है। और उसकी जो मान लिया उसका वो है, उसकी अवैधता के कारण, उसके कारण जो वंशीधर हैं उनको उसकी कारनामे की सज़ा मिल जाती है, यानी उसकी नौकरी चली जाती है पैसे की वजह से। तो इस तरह से ये मतलब पैसे पर ही जोर दिया गया है। फिर है शहर की भीड़। शहर की भीड़ तमाशा देखने का काम करती है। उन्हें तो बस निंदा करने और तमाशा देखने का मौका चाहिए, उनकी कोई विचारधारा नहीं होती। आलोपीदीन की गिरफ्तारी पर शहर की भीड़ की प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार रही कि दुनिया सोती थी पर उनकी जीभ जागती थी। माने
जब भी सोने का टाइम, उठने का टाइम, दुनिया का क्या काम होता है कि कोई भी समाज में अगर कुछ भी घटना घटित होती है तो लोग बाग उसके बारे में बात करने लग जाते हैं। वो चाहे रात हो या दिन हो, वो बोलते ही रहते हैं। इसलिए यही बात बताइए कि भीड़ भी जब आरोपी गिरफ्तार हो जाते हैं तब लोग बाग जो हैं उन्हीं के बारे में बात करते रहते हैं। तो और कहते हैं कि इस संसार से जैसे पापी का पाप कट गया हो। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला, बालक अधिकारी वर्ग में रेल, बिना टिकट यात्रा करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और सभी देवताओं की तरह सब गर्दन हिला रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित आलोपीदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबल के साथ हाथों में हथकड़ियाँ लगाने के कारण शर्म से गर्दन झुकाए हुए अदालत की तरफ चले तो शहर में एक हलचल सी मच गई और भीड़ के कारण कोई भी उसमें उनके व्यवहार को कोई ये नहीं कह रहा था कि उस समय मतलब उनकी रिश्वत का कोई वो नहीं था, जो हकीकत थी सब उसी चीज़ को बोल रहे थे। अब है क्वेश्चन नंबर 4। ये आज इतने क्वेश्चन मैंने 4 क्वेश्चन का रिवीजन, 3 क्वेश्चंस का रिवीजन कराया है क्योंकि लेंथी क्वेश्चंस हैं, और बाकी जो है मैं नेक्स्ट टर्न पे करा दूँगी। थैंक यू।